बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिश इज़ अ शॉर्ट सर्वे ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन फ्रॉम द एम्पायर टू द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। The colonial expansion of Britain began during the so-called Elizabethan age and therefore thereafter first trailing the Spanish and Portuguese lead, competing with the Dutch in Asia and the French. Overall इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो ये जो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट की ये एलिज़ाबेथन एज में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, फिर इस तरह स्पेनिश ने अपने कॉलोनीज़ बनाए थे, पुर्तगीज़, इसी तरह फ्रांस, ये डिफरेंट ऐसे ममालिक थे जो स्ट्रॉन्ग थे। तो इन्होंने कौन कौन से ममालिक को जो एक्सप्लॉइट किया, जिसमें एशियन ममालिक आते हैं, अफ्रीकन ममालिक आते हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर टारगेट ऑफ एक्सपेशनिस्ट मूव्स एट डिफरेंट पीरियड्स। Broadly summarize some of the major moves and migrations of British colonizers and settlers of some of later disseminators of the language, roughly identifying target locations and period. Like I said कि इन्होंने different जो locations है या जो periods हैं वो मुकर्रर किए। मतलब इस तरह different जो क्या कहते हैं लोकेशंस, लाइक एशिया में किसकी कॉलोनी थी, लाइक एशियन को किसने कॉलोनाइज़ किया था, ये ब्रिटिशर्स थे। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया जो थे कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। इसी तरह जमैकियन ये किसकी कॉलोनी थी, यहाँ पे तो ओवरऑल हम ब्रिटिशर्स की बात करें, लेकिन जो जमैकियन मुल्क है ना वो किसकी कॉलोनी थी, अब अमेरिकन ने वहाँ अपनी कॉलोनी बनाई थी। इसी तरह जो फ्रांस थे और स्पेनिश थे उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज जो है अफ्रीका में बनाई थी। सो इस तरह मतलब एक पीरियड्स लाइक एक मुद्दत के लिए। ठीक है, जैसे 1800 में जो है ये कॉलोनी स्टार्ट हुई थी, अगर इंडिया और ब्रिटेन की बात करें तो ये कब एंड हुई थी, लाइक 1900 में। ठीक है, 1947 में जब इनको फ्रीडम मिली। Except for a claim of Newfoundland and realms failed settlement attempt on Roanoke Island in North America, it all began in the 17th century. Originally, trade was the most immediate goal, especially when 1600 the East India Company. So, इस पूरे पैराग्राफ में ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ये ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी। आप बस सिंपल यहाँ तक समझना है कि ये एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी, इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, और ये 1600 में थी। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी यही चीज़ डिस्कस हुई है कि इन्होंने लाइक अपनी ट्रेड वगैरह फैलाई थी, अपने कंपनीज़ वगैरह क्रिएट किए थे, सेटलमेंट एक्सप्लॉयटेशन फॉलोड सुन। अब जब आप ओबियसली ट्रेड करते हो या किसी भी मुल्क को, तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन ज़रूर आती है। मतलब जो वीक लोग होंगे तो आप उसको एक्सप्लॉयट करते हो। फर्स्ट इन नॉर्थ अमेरिका विद वेल नॉन। अच्छा, अगर देखा जाए ना, देखो ये जो ब्रिटिशर्स है इन्होंने इवन आपने पढ़ा होगा कॉमन सेंस या द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ऐसी कॉलोनीज़ थी अमेरिका की, इवन 13 कॉलोनीज़ थी जो इनके कंट्रोल में थी। फिर उनको लाइक 1776 के 74 में जो है उनको इंडिपेंडेंस उन्हें जो है फ्री कर दिया गया था, उनको जो है आज़ादी मिल गई थी। सो ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में जो है लाइक हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो है कॉलोनीज़ क्रिएट की थी, चाहे वो अंग्रेज़ों के ममालिक थे, चाहे वो अफ्रीकन्स थे, चाहे वो या एशियन ममालिक थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एज आई सेड कि ये ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी दैट ऑपरेटेड टू 17th एंड 19th सेंचुरीज़। मतलब 17 से लेकर 19 सेंचुरी तक ये कायम थी। फिर उसके बाद लाइक इंडिया को इंडिया को जो है फिर आज़ादी मिल गई तो ये ख़त्म हो गई थी। Growing economic involvement in India and the establishment of the earliest trading spots along the West African coast। तो इसके लाइक ट्रेडिंग वगैरह ये लोग डिफरेंट जगहों पे करते थे, डिफरेंट कोस्ट, डिफरेंट ममालिक या डिफरेंट जो कॉलोनीज थे वहाँ तक ये इनकी ट्रेड होती थी। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी की बात आ गई, सेकेंड हाफ की, several events reduced redirected the British attention in the New World. The American colonies declared and gained. Like I said कि ये मैंने ऑलरेडी बात की थी कि जो अमेरिकन कॉलोनी थी 13 कॉलोनीज़, आपने अगर वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है या जो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय थॉमस पेन, तो उस भी थॉमस पेन ने तो कॉमन सेंस लिखी थी। थॉमस जेफरसन ने द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक डॉक्यूमेंट है, उस बुक उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें क्या था, उसमें भी यही चीज़ डिस्कस हुई थी कि 13 कॉलोनी जो थी वो किसके कंट्रोल में थी,
ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। तो यहाँ पे भी यही चीज़ मेंशन की गई है कि लाइक इवन जो अमेरिका था उसके 13 कॉलोनीज़ किसके कंट्रोल में थे, ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। इसी तरह फिर फ्रांस का जिक्र आता है, उन्होंने भी डिफरेंट कॉलोनीज़ बनाई थी, ठीक है। जैसे कनाडा इसमें आ जाता है। कनाडा लाइक एक वक्त में ये भी अमेरिका के साथ इसके क्लैशेस चल रहे थे। फिर कनाडा को जो है एक फ्रीडम मिल गई थी अमेरिका से, लेकिन इनके हालात अब ठीक है। द लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी सॉ अ रेदर क्विक सीरीज ऑफ इवेंट्स। अब ये इस चीज़ में, ये पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि इससे क्या हुआ। इसमें ये हुआ लाइक फिर जो डिफरेंट कॉलोनीज़ जो इन्होंने बनाई थी उन सबको जो है आज़ादी मिल गई थी, जिसमें इंडिया भी आ जाता है, जिसमें जमैकियन जो जमैकिया है वो आ जाता है, जिसमें नाइजेरिया आ जाता है, जिसमें बहुत से ममालिक आते हैं। इवन जो फ़िलीपींस है वो आ जाते हैं, क्योंकि फ़िलीपींस भी एक वक्त में अमेरिकन की कॉलोनी थी। लेकिन यहाँ पे हम ब्रिटिशर्स की बात करें, सो ब्रिटिशर्स में जो है जब आप कॉलोनीज़ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपने उनको भी डिस्कस करना होता है। लेकिन हमारा मेन पर्पज़ इस टॉपिक में जो है ब्रिटिश कॉलोनीज़ की बात हो रही है। Cook's explorations opened up the Pacific. The decision to solve the domestic problem of overspilling prisons by declaring faraway Australia to panel colony introduced the settlement of Australia. अच्छा, ये जो यहाँ पे वर्ड मेंशन है, ये क्या कहते हैं, कॉक्स, ये एक कैप्टन थे, कैप्टन जेम्स कॉक। ये 18 से लाइक आई बिलीव यू आर लाइक, ये जो कैप्टन थे, सॉरी, ये 18th सेंचुरी ब्रिटिश एक्सप्लोरर और नेविगेटर थे। आप लोगों ने सिर्फ इतना समझना है कि ये एक 18th सेंचुरी में ये एक जो थे क्या थे, एक्सप्लोरर थे, ठीक है, और नेविगेटर थे। कैप्टन कॉक इज़ नोन फॉर हिज 3 यार्ड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन द पैसिफिक ओशियन। तो ये अपने उस सफ़र की वजह से जो इसने पैसिफिक ओशियन की तरफ किया था, उस सफ़र की वजह से फेमस है, और 3 दफ़ा इसने उस जगह की तरफ सफ़र किया था। फिर इसमें जो है लाइक जो इम्पोर्टेंट वर्ड डिस्कस हुआ है वो है ओवर स्पिलिंग प्रिजन। ये जो है टिपिकली जो है रेफ़र करता है ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे जो प्रिजनर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जो कैदी होते हैं ना उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ये उस चीज़ को मेंशन किया गया है। अब ये ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया या इस तरह जो डिफरेंट ममालिक है वहाँ पे उन जगहों की बात हो रही है, क्योंकि कॉलोनीज़ जब होती है ना तो ऑब्वियसली फिर आप लोगों को जो है अरेस्ट भी करते हैं, उन पे जुल्म होता है, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये चीज़ें सारी फिर इसी में आ जाती है। और इसी तरह फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है पैनल कॉलोनी। पैनल कॉलोनी किसे कहते हैं? ये एक सेटलमेंट और टेरिटरी वेयर इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड ऑफ क्राइम्स और सेंट टू सर्व देयर सेंटेंसेस। मतलब ये एक ऐसी कॉलोनी होती है जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो क्राइम करता है, ठीक है। पैनल कॉलोनीज़ वर इस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस नेशंस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो इस कॉलोनी में क्या होता है, जो लोग क्राइम करते हैं उनको सज़ा दी जाती है, उसको हम पैनल कॉलोनी कहते हैं। Introduced the settlement of Australia beginning with the first flight of convicts to Botany Bay in 1788, early in the 19th century, after an earlier but short-lived occupation of Cape Province. तो ये एक प्रोविंस का नाम आता है। फिर फॉर्मल अथॉरिटी ओवर द रीजन वाज गिवन टू द ब्रिटिश इन द कांग्रेस ऑफ वियना एंड इट वाज फिल्ड विद लाइफ ऑफ मेजर सेटलमेंट वेव्स व्हिच केम टू द केप इन द 1820s एंड नेटल इन द 1980s। तो ये डिफरेंट डेट्स जो है आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। इजी वर्डिंग में है, अगर आप चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड मेंशन हुआ है वो है थ्रिविंग कॉलोनी। थ्रिविंग कॉलोनी क्या कहते हैं, किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? ये एक ऐसी कॉलोनी को रेफ़र करे जहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग ग्रुप लाइक मतलब एक उनके लाइक उसके पास जो है, उस कॉलोनी के पास जो है सब कुछ होता है। प्रॉस्पेरिटी से मुराद खुशहाली होती है, ठीक है। उनके वो सक्सेसफुल होते हैं वो लोग, ठीक है। उसको हम जो है कौन सी कॉलोनी कहेंगे? थ्रिविंग कॉलोनी, थ्रिविंग कॉलोनी। एंड अ नेशन हु एग्जिस्टेड एज अ पॉलिटिकल एंटी पॉलिटिकल कॉलोनियल एक्टिविटी। तो ये भी इवन ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, ठीक है। उन्होंने, अब यहाँ पे जो है ऑब्वियसली लैंग्वेज की भी बात हो रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह ये लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज ये फैलता जा रहा था उस वक्त। The Treaty of Waitangi of 1840 stabilized and greatly expanded the influx of British people to New Zealand, and the Opium Wars of the 1840s led to authority over Hong Kong. अब यहाँ पे जो important word है वो है Opium Wars. Opium Wars किसे कहते हैं? Opium Wars was a series of conflicts
दैट अकर्ड इन द मिड 19th सेंचुरी। ये मिड 19th सेंचुरी में ठीक है हुआ था, किसके दरमियान? चाइना और वेस्टर्न पावर्स के दरमियान, चाइना और वेस्टर्न पावर्स के दरमियान, जिसमें ब्रिटेन, जिसको हम स्पेशल कह सकते हैं क्योंकि ब्रिटेन पावर में था, ब्रिटिशर्स जो है पावर में थे, तो उनके साथ था ये वॉर। दिस द वॉर वॉज प्राइमरली फॉट ओवर द इश्यूज़ ऑफ ट्रेड। अब ये वॉर क्यों लड़ी गई थी? ये ट्रेड की वजह से लड़ी गई थी, ट्रेड की इश्यूज़ की वजह से लड़ी गई थी। ओपियम स्मगलिंग, जिसको हम अफीन वगैरह या चर्स वगैरह कहते हैं, उस वजह से जो है ये वॉर लड़ी गई थी। एंड कंट्रोल ऑफ चाइनीज़ पोर्ट्स, और जो चाइनीज़ पोर्ट्स वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करना, तो ये वॉर तब लड़ी गई थी। लेटर ऑन द ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन ऑल दीज रीजन्स एंड इन मोस्ट केसेस टू द जियोग्राफिकल रेंज ऑफ पोजिशन kept growing, and finally the empire also gained authority in parts of Africa with colonies established, for instance in Lagos in 1861, in Uganda। अब यहाँ पे देखो इन्होंने डिफरेंट ममालिक के नाम मेंशन किए, जिसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरह ये लोग जो है, जो ब्रिटिशर्स थे, जब इन्होंने ये वॉर लड़ी, ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने डिफरेंट कॉलोनीज़ डिफरेंट अफ्रीकन ममालिक पे बनाए, जिसमें कहते हैं कि युगांडा है, ठीक है, केनिया है, और इसी तरह लेगोस है, ठीक है। ये सारे ऐसे ममालिक हैं जिन पे इनका रूल था, जब मींस ब्रिटिशर्स इनको रूल कर रहे थे। और इसी तरह आफ्टर वर्ल्ड वार वन एंड द ट्रीटी ऑफ वेसिनास द ब्रिटिश एम्पायर ट्रूली स्पेन द इंटायर ग्लोब। तो इस तरह मतलब ये जो वॉर्स लड़ी गई थी, तो इसमें ब्रिटिशर्स का, फ्रांस, इटली, अमेरिका, इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये पावरफुल थे। और वॉर से ओबियसली इनको नुकसान भी हुआ है। नुकसान इस तरह की, जो कॉलोनीज़ थी वो अपनी जो है मतलब उनको आज़ादी मिलना स्टार्ट हो गई थी। Settlement colonies were the first to be released into independence by various intermediate stages such as dominion status। settlement colonies पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ कॉलोनाइजेशन की बात की है। सो सेटलमेंट कॉलोनीज़ भी जहाँ पे मतलब ये जो डिफरेंट लोग हैं वो वहाँ सेटल हो जाते हैं, ये भी इवन ब्रिटिशर्स ही होते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस बिगेन विद कनाडा इन द लेट 19 एंड ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 20th सेंचुरी एल्सवेयर। अब यहाँ पे जो डिफरेंट ममालिक के उनके नाम मेंशन किए गए हैं कि किस तरह ये जो है, जिसमें कनाडा आता है, मतलब ये सेटलमेंट कॉलोनीज़ के तौर पे जाने जाते हैं। इन द अर्ली 20th सेंचुरीज एल्सवेयर हावेवर द एम्पायर्स कॉलोनियल ग्रिप रिमेंड tight, typically practicing the principles of indirect rule with formal authority being assigned to English speaking। अब यहाँ पे मतलब वो जो मेन चीज़ है, जो हमारा मकसद है, वो चीज़ मेंशन हुई है कि इस तरह जो है फिर ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फैलता गया, ठीक है। इसी तरह द टर्निंग पॉइंट वाज वर्ल्ड वार टू, हावेवर विद ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रप्शंस लूजिंग द एफिलिएशन ऑफ मैनी कॉलोनीज़ विद ब्रिटेन। वर्ल्ड वार टू के बाद जो है इन्होंने जो कॉलोनीज़ थी वो खोना स्टार्ट कर, क्योंकि वर्ल्ड वार वन में इनको जो है ये लोग जीत गए थे, इनको जो है विक्ट्री मिली थी, लेकिन वर्ल्ड वार टू के बाद जो है इनको शिकस्त हुई। और इस तरह इवन आप कह सकते हैं, मतलब कह नहीं बल्कि आपको पता है कि इंडिया को भी मतलब एक फ्रीडम मिल गई थी, और इस तरह जो कॉलोनीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको जो है फ्रीडम मिलना स्टार्ट हुई। इंडियाज़ इंडिपेंडेंस यहाँ मेंशन है कि 1947, जिसमें गांधीज़ नॉन वायलेंट परसिस्टेंस, जिसमें ये डिफरेंट हिस्ट्री डिस्कस हुई है। अब हमारा जो मेन एज स्टेटेड अबाउट दिस कॉज ब्रिटेन टू चेंज हर स्ट्रेटजी, तो फिर इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। कॉलोनीज़ वर नाउ deliberately and explicitly developed which included support for mass education in English। तो अब देखो जो भी चीज़ हो ना, मतलब चाहे अमेरिका हो, ब्रिटिश हो, जो भी हो, इन्होंने जब भी किसी को चाहे फ्रीडम दी है, लेकिन फिर भी इनका कंट्रोल थोड़ा बहुत रहता है, मतलब उनके मुल्क में इंटरप्शन करना, ये चीज़ें इनके अंदर आज भी हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है कि जिस तरह फिर इंडियंस जब मतलब आज़ाद हुए, तो ओबियसली उनको एक मैथ एजुकेशन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो मैथ एजुकेशन में ओबियसली वो किस लैंग्वेज में होगी? इंग्लिश में होगी। आज जो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जो आप कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ये किसका कल्चर है? ये ओबियसली इंडियन का, सॉरी ब्रिटिशर्स का कल्चर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज भी हम फॉलो करते हैं, और ये किस वजह से, किसकी बदौलत? क्योंकि हम एक वक्त में कॉलोनाइज्ड थे। In the course of the following decades, most of the Britain colonies were ultimately released into independence। तो इस तरह कहते हैं कि फिर बहुत से जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनको आज़ादी मिल गई थी। Many have retained special symbolic political and economic relations। लेकिन आज भी कहते हैं कि कुछ का जो है अच्छे से रिलेशन है, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें आप कह सकते हैं पाकिस्तान है, इंडिया है, इवन बांग्लादेश, मतलब ये जो एशियन ममालिक ये सारे हैं। However, through the normal role of the Queen as the sovereign and through membership in the Commonwealth of Nations। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन जंप्स इन द ग्रोथ एंड इम्पैक्ट ऑफ अ सुपर पावर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे आपके वर्ल्ड इंग्लिश में जो कोर्स कंटेंट है उससे रिलेटेड है। तो आप लोगों ने एक एक वीडियो इसको देखनी है, बाकी जितने भी पिछले टॉपिक्स है वो सारे डिस्कस हुए हैं। और
मेरे चैनल पे जो है एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है वर्ल्ड इंग्लिश के नाम से, जिसमें 8 सेमेस्टर मैंने लिखा है। सो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत से टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं जो आपके कोर्स कंटेंट में। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।